डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है क्या, व्हाट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिकली रेंट फ्रॉम लैंड। अगर किसी के पास लैंड है और वो बेसिकली उसको रेंट पे दे देता है, शर्त ये कि वो उसका ऑनर होना चाहिए, तो उससे जो इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। सेकंड नंबर पे सेम रेंट फ्रॉम, लेकिन अब यहाँ आ गई बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे भी शर्त ये है कि उसका ऑनर होना चाहिए। नंबर थर्ड है जी आपका फॉरफिटेड डिपॉजिट। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या होता है जी? जब भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, सेल का फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कहा मैं आपको अपना घर बेचने जा रहा हूँ, उसने कहा ठीक है, और उसने क्या किया, मैंने उसे कहा बयाना दे दें, उसने मुझे बयाना दे दिया 10 लाख रुपए। अब एट द टाइम ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कंप्लीट ट्रांजैक्शन, बिल्कुल एंड पे जब उसने कहा 1 महीने बाद पैसे बाकी मैं आपको दे दूंगा, 1 महीने बाद उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो अगर मैंने उसका 10 लाख रुपए जो फॉरफीट कर लिया, जब्त कर लिया, तो अब वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट अगर लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे वो बात करता है नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। अच्छा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट सिर्फ बिल्डिंग के केस में होती हैं। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स क्या होती हैं जी? सिक्योरिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई घर या कोई शॉप वगैरह कोई किसी को रेंट पे देता है, तो उससे कहता है इतने मुझे सिक्योरिटी जमा करा दें, तो सिक्योरिटी भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। लेकिन याद रखिएगा, लैंड के अगेंस्ट जो है अगर कोई सिक्योरिटी लेता है तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इनकम ट्रीट नहीं होती, और सिर्फ बिल्डिंग के केस में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रीट होती है। अच्छा जी, क्या ऐसी इनकम्स हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती? नंबर 1, वो कहाँ टैक्स होंगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो अगर आप कोई बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी उसके अंदर इंस्टॉल्ड किसी को दे देते हैं रेंट के ऊपर, तो उस केस के अंदर वो आपकी कहाँ पे ट्रीट होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर 2, यूटिलिटीज और एमिनिटीज की, एक्सेट्रा। अगर यूटिलिटीज, एमिनिटीज और अदर सर्विसेज आप किसी को साथ दे रहे हैं, जैसे अक्सर लोग हॉस्टल में रहते हैं तो उनको ना सिर्फ रूम, उसके अलावा अदर सर्विसेज भी वो ले रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट वो जो रेंट पे कर रहे होते हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो बंदा रिसीव कर रहा है उसके लिए अदर सोर्सेज में टैक्स होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होगी। इसी तरह कुछ अपार्टमेंट्स कुछ लोग रेंट आउट करते हैं, उसके अंदर लिफ्ट के, गार्ड के, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस वगैरह शामिल होते हैं, वो आप अलग करेंगे। उसमें जो बिल्डिंग का रेंट है वो यहाँ पे चार्ज होगा, यूटिलिटीज अम्यूनिटीज का जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। उसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो अगर कोई लैंड या बिल्डिंग सब लीज कर दे, यानी हमने इसमें बात की कि आपको ऑनर होना जरूरी है। अगर आप ऑनर नहीं है, यानी किसी से रेंट पे लेके आगे रेंट पे वो बिल्डिंग या लैंड दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। उसके बाद है जी आपका ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट भी आपका जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा। और एट द एंड अगर हम देखें, अमाउंट रिसीव्ड फॉर वकेटिंग द पोजेशन। आपकी कोई जगह थी और आप उसको खाली करने के अगेंस्ट आप किसी से पैसे ले रहे हैं, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगी। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझ आ गई कि क्या चीजें, 4 इनकम्स जो है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएंगी, और 5 ऐसी इनकम्स हैं जो बजायर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, लेकिन फिर भी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होंगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होंगी। उसके बाद अगला सवाल ये है कि क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होगी या कैश बेसिस पे या रिसीट बेसिस पे, जिसे आप कहते हैं कैश की जगह। तो यहाँ पे सवाल है जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है आपकी एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होगी। एक्रूअल बेसिस यानी फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट आउट करता हूं और मैं उससे 2 साल का एडवांस रेंट ले लेता हूं, फिर भी 1 साल की जो है वो जितने अरसे उसे मैंने लेट आउट की है वो बिल्डिंग या लैंड,
वो बेसिकली जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैं टैक्स करवाऊंगा। यहीं पे एक और सवाल है, क्या ये एनटीआर में टैक्स होगी या सेपरेट ब्लॉक में? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपकी एनटीआर है। एनटीआर मींस नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसकी टैक्स रिजीम है नॉर्मल टैक्स रिजीम, यानी एक तो ये इसके सेपरेट टैक्स रेट्स नहीं दिए जाएंगे, ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगी। और सेकेंडली इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होंगे, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस होंगे। तो एक्सपेंसेस माइनस होंगे तो यहाँ हम बात करते हैं डिडक्शंस की। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डिडक्शंस तो बहुत सारी हैं, जैसे रिपेयर्स के अगेंस्ट है, जैसे इंटरेस्ट आप उसके अगेंस्ट पे करते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अगर लेट सपोज आप रिनोवेट करने के लिए ले रहे हैं, उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जैसे होते हैं वो आप पे कर रहे हैं। इरिकवरेबल रेंट है, ग्राउंड रेंट है उसका, उसके अलावा एडमिन और कलेक्शन चार्जेस, तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस तो आपको अलाउड है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 2 एक्सपेंसेस की बात करूंगा जो आपने याद रखने हैं। नंबर 1 है आपका रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस जो है ना, बेसिकली ये 1/5 आपने याद रखना है ग्रॉस रेंट का आपने क्लेम कर लेना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, 1/5 ऑफ ग्रॉस रेंट। अब चाहे आपने पूरे साल अपनी बिल्डिंग की कोई रिपेयर की है या नहीं की, ये सिर्फ बिल्डिंग के केस में अलाउ होगा, लैंड के केस में कोई रिपेयर अलाउंस नहीं होगा। बिल्डिंग के केस में पूरे साल आपने कोई रिपेयर किया नहीं की, जितनी मर्जी रिपेयर किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक एक्सपेंस मिलेगा इक्वल टू जितना भी आपका ग्रॉस रेंट है उसका 1/5। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है एडमिन और कलेक्शन चार्जेस। एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस। अच्छा, एडमिन एंड कलेक्शन चार्जेस में आपने एक चीज याद रखनी है, ये भी एक्चुअल बेसिस पे अलाउ होगा, लेकिन इसके ऊपर 4% की लिमिट है। 4% की आपने लिमिट याद रखनी है कि अगर ये 4% ऑफ ग्रॉस रेंट से आप ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस जितने भी हैं अदर्स, उसमें आपने सारों में ये याद रखना है वो एक्चुअल बेसिस पे आपको क्लेम मिलेगा, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन ये 2 आपने याद रखने हैं, इनकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है। अच्छा, उसके बाद यहाँ हमने पढ़ा था नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स क्या होती थी? जैसे सिक्योरिटी ली। अच्छा, सिक्योरिटी जो है आपकी किस तरह से टैक्स होगी, यहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉ ये कहता है कि आपने ना 1/10 जितनी सिक्योरिटी ली है, ये नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ली है आपने, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट का आपने 1/10 जो है वो आपने इस टैक्स ईयर और अगले 9 टैक्स ईयर में टैक्स करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख रुपए लिए टैक्स ईयर 1 में, तो टैक्स ईयर 1 में मैं 2 लाख रुपए को 1/10 करूंगा 20,000, और अगले 9 सालों में यानी टोटल 10 सालों में मैंने 20-20 हजार करके उसको टैक्स करवा लेना है। अगर वो कहते हैं आप सिक्योरिटी वापस कर देते हैं, यहां पे आप क्या करते थे? रिफंड। अगर आप रिफंड कर देते हैं तो आपने उस साल के अंदर, जिस साल में आपने रिफंड किया उस साल में और सब्सीक्वेंट ईयर्स में आपने कुछ भी टैक्स नहीं करना जो सिक्योरिटी आपने ली थी, क्योंकि अब वापस कर दिया आपने। अगर ड्यूरिंग 10 ईयर्स आप वापस कर देते हैं तो उस केस में होगा। और एंड में वो कहते हैं अगर कोई सक्सीडिंग टेनेंट आ जाता है, बाद वाला सक्सीडिंग टेनेंट आ गया, उससे आपने दोबारा सिक्योरिटी ले ली, सक्सीडिंग टेनेंट से आपने दोबारा सिक्योरिटी ले ली, तो अब आप क्या करेंगे? जितना प्रीसीडिंग टेनेंट का आप ऑलरेडी पिछले टैक्स ईयर्स में टैक्स करवा चुके हैं उसको टोटल करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे 2 लाख रुपए सिक्योरिटी ली और पिछले 4 सालों में मैं टैक्स करवा चुका हूं, तो कितना हो गया? 80,000। तो 80,000 जो सक्सीडिंग टेनेंट से आपने सिक्योरिटी लिया उसमें से 80,000 माइनस करेंगे और उसको 1/10 करके उस टैक्स ईयर में और अगले 10 टैक्स ईयर्स में आप टैक्स कर लेंगे। किसका डिफरेंस? सक्सीडिंग टेनेंट से जो लिए माइनस जो ऑलरेडी आप प्रीसीडिंग टेनेंट की टैक्स करवा चुके थे वो माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर। एंड में अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, यहां पे अगर मैं डिस्कस करूं तो वो कहता है कि आपने जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपकी टैक्सेबल इनकम में जाएगा ना, अगर आप फेयर मार्केट रेंट से कम पे दे रहे हैं तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम में इनकम ऐड होगी वो होगी फेयर मार्केट रेंट। तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट देता है आपको हायर ऑफ एक्चुअल रेंट जो आपने रिसीव किए और फेयर मार्केट रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा आज का ज्वाइंट प्रॉपर्टी का। ज्वाइंट प्रॉपर्टी लॉ ये कहता है अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा बंदे हैं जिनका किसी प्रॉपर्टी के अंदर शेयर डेफिनेट और सर्टेनेबल है, तो वो एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पर ट्रीट नहीं होंगे,
वो किस तरह ट्रीट होंगे, उनका रिस्पेक्टिव शेयर उनकी अपनी टैक्सेबल इनकम में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दो भाई हैं, उनकी कोई एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से कंबाइंड उनको रेंट आ रहा है साल का 20 लाख रुपए, तो वो 20 लाख रुपए को एओपी ट्रीट नहीं करेंगे, वो 10 लाख ब्रदर ए और 10 लाख ब्रदर बी दोनों अपनी अपनी इनकम्स में डालेंगे और उसको टैक्स करेंगे। तो ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी के तौर पर ट्रीट होती है, उसके अलावा किसी हेड की इनकम एओपी के तौर पर ट्रीट नहीं होती। तो ये बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। यहाँ पे हमने ये देखा कि कौन सी इनकम्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएंगी और कौन सी प्रॉपर्टी रिलेटेड इनकम्स जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्स होंगी। उसके अलावा हमने कहा ये एक्रूअल बेसिस पे टैक्स होगी, इसकी रजीम है नॉर्मल टैक्स रजीम। एक्सपेंसेस में हमने कहा 3 हमने मेन चीजें याद रखनी है डिडक्शंस में। रिपेयर अलाउंस 1/5 आपको अलाउंस मिलेगा, नॉट एक्चुअल एक्सपेंस। एडमिन और कलेक्शन चार्जेस आपको एक्चुअल मिलेंगे, लेकिन अगर वो 4% ऑफ ग्रॉस रेंट से एक्सीड करते हैं तो फिर वो लिमिट लग जाएगी और 4% तक आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी सारे एक्चुअल बेसिस पे आपको क्लेमेबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अलावा आपने क्या पढ़ा, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट जो है 1/10 जितना रिसीव हुआ उसका 1/10 करके आपने टैक्स करना है 10 सालों में, और अगर जिस साल में वापस कर देंगे उस साल में कुछ भी टैक्स नहीं होगा, ना अगले सालों में। और जब सक्सीडिंग टेनेंट जो बाद में टेनेंट आया उससे जो सिक्योरिटी लेंगे उसमें से आप प्रीसीडिंग टेनेंट में जितना पिछले सालों में आप डिडक्ट कर चुके हैं, इनकम टैक्स करवा चुके हैं, वो माइनस करेंगे और रिमेनिंग को 1/10 करके टैक्स कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट क्या है, हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट रेंट। और ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आपने उसको एओपी ट्रीट नहीं करना, जो उनका रिस्पेक्टिव शेयर है उनकी अपनी इनकम्स में डाल के टैक्स करना है। थैंक यू सो मच।